नमस्कार। आज हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 के पाठ 3 नादान दोस्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह पाठ बाल मनोभावों पर आधारित है। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था और वे डाक मुंशी के पद पर काम करते थे। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया। शुरू में इन्होंने कुछ नाटक लिखे और फिर बाद में उर्दू में उपन्यास लिखना आरंभ किया। 13 वर्ष की उम्र में होनहार बिरवान के होठ चीखने पात नामक नाटक और रूठी रानी नामक उपन्यास भी लिखा। प्रेमचंद उच्च कोटि के मानव थे। आडंबर और दिखावे से वे दूर रहते थे। वह एक आदर्शवादी और यथार्थोन्मुखी लेखक थे। इन्होंने लोगों को तिलिस्मी और जासूसी दुनिया से बाहर निकाला। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। इनके लेखन के बाद हिंदी साहित्य में एक नए युग का नामकरण हुआ, जिसे प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं कथा की ओर। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तात्पर्य यह है कि बच्चे चिड़िया के अंडों को लेकर के बहुत उत्सुक थे, लेकिन घर पे उनकी माँ अपने कामों में व्यस्त रहती थी और उनके पिताजी अपने अलग कामों में व्यस्त रहते थे। तो उनकी बातों का जवाब देने वाला कोई था नहीं वहां पर। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा जो छोटी बहन थी वो कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, थोड़ा सा ही बड़ा था केशव, लेकिन वो उसको लगता कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, विद्वान समझता अपने आप को, क्योंकि बहन थोड़ी छोटी थी। कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब नहीं दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। उनकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर बेचैन हो उठ रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तो जरूर बच्चे निकल आए होंगे। 3-4 दिन बीत चुके हैं। अब बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। मतलब अब बच्चे क्या खाएंगे जब निकल आए हैं वहां से। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर जाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा गए बच्चे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पे थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होके बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए उड़कर ही कहीं नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। अब दूसरी तरफ श्यामा का ध्यान चला गया और केशव का ध्यान भी इस ओर वो लेकर आई। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ गया ही नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली
और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब उन दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया कि ऊपर जाकर के हमें छाया का प्रबंध करना है, खाने के लिए कुछ रखना है और पानी भी रखना है बच्चों के लिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। ये तो खाने का इंतजाम हो गया। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। यह हो गया पानी का इंतजाम। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? चांदनी यानी कि छाया। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत यानी कि तरकीब। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, हर मुसीबत का हल निकाल ही लेते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। इस स्टूल की चारों टांगें बराबर आकार की नहीं थी, कोई छोटी थी कोई बड़ी थी, इस कारण स्टूल हिल भी रहा था। और जब स्टूल हिल जाता तो केशव बड़ा डर जाता था। उस समय उसे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से वो कार्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर ही था। बार बार उसका ध्यान कार्निस की तरफ चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा तो कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? क्या बच्चे मतलब कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा बड़ी बेचैन हो रही थी अंडे देखने के लिए। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह बनाकर उसने एक गद्दी बना दी और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली भी ले आ।
मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। अब श्यामा फिर से गिड़गिड़ाने लगी। अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव कहता है तू तो गिर पड़ेगी। श्यामा कह रही है नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव कह रहा है ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से रखे हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, तब खेल लेना तू उनके साथ। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आ रही थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी वहां से। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठ रही हैं यहाँ पर। वो स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब बेचारी श्यामा इतने लगी हुई थी उसके लिए दाना पानी इंतजाम करने में, सब तरफ से वो केशव की सहायता कर रही थी, लेकिन जब उसको अंडे देखने को नहीं मिले तो बेचारी बहुत मायूस हो गई। अब केशव उसे धमका भी रहा है, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते। मतलब उसका कहने का तात्पर्य था गिर पड़ती तो सर फूट जाता तुम्हारा। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों कब बाहर निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। मतलब केशव अब श्यामा पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह उसका राज छुपाएगी या माँ को बता देगी। उसको लग रहा था कि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए तो वो माँ को जरूर बता देगी। लेकिन श्यामा सिर्फ मोहब्बत के बारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से चुप थी, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और अपने आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। गर्मियों के दिन थे तो वो पंखे से बच्चों की हवा करने लगी। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वे दौड़ती हुई कार्निस के पास पहुंची और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का तो पता ही नहीं था कहाँ थी। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वे उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। क्या दिखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे चूने किसी कोई चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी सी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए। केशव तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। पास में जाकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बोली इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वहां पहुंचा कैसे। श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव कहता है तू स्टूल थाम कर नहीं खड़ी थी। श्यामा कहती है तुम्ही ने तो कहा था स्टूल पकड़ने को।
माँ कहती हैं, तू इतना बड़ा हो गया, अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब यहाँ पर कहानी का शीर्षक स्पष्ट हो रहा है। केशव और श्यामा नादान दोस्त थे। उन चिड़िया के बच्चों के, चिड़िया के अंडों के नादानी से वो अपनी गलती पर रोने लगा केशव कि मैंने तो उनकी सहायता करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी जान चली गई। माँ को तो हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला था। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था और दोनों चिड़िया भी फिर वहां कभी दिखाई नहीं दी। तो इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि हमें नादानी में एकदम कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, पर हमेशा बड़ों की राय लेकर, बड़ों की सलाह लेकर ही हमें कोई कार्य करना चाहिए।